नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीएस क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके बाद हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर 1556 से लेकर पानीपत के द्वितीय युद्ध से लेकर 1605 तक के इतिहास को देखा। उसी में अगला पड़ाव 1605 से आता है 1627 तक जहांगीर का। अब जहांगीर के शासनकाल में 12 फैक्ट ऐसे बनते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को चलो देख लेते हैं। यद्यपि इसमें बहुत सारा मैटर होता है, लेकिन उतना पढ़ना नहीं होता, ऑप्शनल के लिए ज़रूरी होता है। जीएस के लिए इसमें थोड़ा ही जानकारी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यही पूछ दिया जाता है कि टाइम पीरियड का क्रोनोलॉजी लगाने जाती है, तो जहांगीर का जो क्रोनोलॉजी है, टाइम पीरियड है 1605 से 1627 ईस्वी के दौरान रहता है। और ये बादशाह बनता है अकबर की मृत्यु के बाद। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। यद्यपि उसके एक ही पुत्र होता है, ये सलीम, और ये भी शराबी हो जाता है, उससे विद्रोह करता रहता है। पूरे जीवन अकबर सलीम से दुखी रहता है, लेकिन अंत में वो पहले तो चाहता है कि हम इसको साम्राज्य न दें, लेकिन फिर कहावत कही जाती है कि घुटने पेट की हो रही मुड़ते हैं, और वो मरते समय अपने पुत्र को ही साम्राज्य सौंपकर चला जाता है। सलीम का परिचय थोड़ा देख लेते हैं। तो सलीम का जो जहांगीर जिसका नाम है, इसका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो शेख सलीम चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय के अंतिम संतों में से एक हैं, उनकी कुटिया में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहाँ ये? फतेहपुर सीकरी, जो आगरा के समीप है। इन्हीं के नाम पर उसका नाम क्या पड़ा था? सलीम रखा गया। इसकी माता हरखाबाई थी, जिनको जोधाबाई भी लोक प्रचलित नाम है, लेकिन इसमें विवाद होता है कि हरखाबाई थी कौन थी, लेकिन इसके हरखाबाई ही हैं। इसकी माता थी, एक राजपूत महिला थी। इसकी पत्नी मान सिंह की बहन मानबाई थी। मानबाई ये बार बार अकबर से विद्रोह करता रहता है, इससे दुखी होकर वो आत्महत्या कर लेती हैं। शाहजहां सलीम का जो विवाह 1585 में होता है मानबाई के साथ। बाद में ये नूरजहां, जो अली कुली खां की पत्नी होती है, अली कुली की मृत्यु के बाद उस पर आसक्त हो जाता है, उससे भी विवाह करता है, उसको आगे देखेंगे। इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में होता है। ये लोग आगरा को ही अपना केंद्र मानते उस समय। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद हो जाता है। बादशाह बनने के कुछ समय पश्चात ही इसके पुत्र खुसरो शाह जो है, ये मानबाई का पुत्र है, उसने से विद्रोह किया। वो राजा बनना चाहता था, और ये खुसरो शाह भाग के पंजाब तरफ जब जाता है, तो वहाँ पांचवें सिख गुरु होते अर्जुन देव, उनके पास जाता है, और वो स्वभाव से ही बड़े दयालु होते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। यद्यपि वो शायद ये नहीं जानते थे कि इनका विद्रोह इतना भयानक होगा कि आने वाले समय में सिखों की पूरा इतिहास ही बदल देगा, और वो उसको आशीर्वाद दे देते हैं और कुछ मदद भी करते हैं। फलस्वरूप जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। जब इनको फांसी दे देते हैं, तो इनके पुत्र, अर्जुन देव के पुत्र जो होते हैं हरगोविंद, वो सिखों को लड़ाका जात में बदल देते हैं और खुसरो शाह को ये अंधा करवा देता है। बाद में शाहजहां इसको दक्कन की तरफ ले जाता है, और वहीं 1622 में इसकी हत्या करवा देता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो खुसरो शाह को अंधा करवा देता है, जो जहांगीर का क्या है? पुत्र है। खुसरो शाह और जहांगीर के बीच एक बार पूछा गया था कि इनके बीच में जो युद्ध हुआ है विद्रोह वाला, वो कौन सा है? तो 1605 में ही विद्रोह होता है, और उस विद्रोह का नाम है भैरववाल का युद्ध। ये मिलाने का आ जाता है कब हुआ भैरववाल, किसके बीच में हुआ? तो 1605 में खुसरो शाह जहांगीर की सेना के बीच हुआ। यद्यपि जहांगीर नहीं लड़ने जाता है। जहांगीर ने यमुना तट पर आगरे के किले में 60 घंटियों युक्त एक न्याय की जंजीर लगवाई। इसी प्रकार से इतिहास में तुमने देखा, तलब अदल न्याय की ढोलक किसने लगवाया था? हुमायूं ने लगवाया था। इसी प्रकार से उसका पोता जहांगीर भी न्याय की जंजीर स्थापित करवाता है, जिसको कोई भी फरियादी बजा करके न्याय की मांग कर सकता है। इसके साथ ही उसने न्याय के लिए 12 अध्यादेश जारी करते हैं। इसमें बहुत सारे कर जो होते हैं, अनावश्यक मीर बहरी तमगा इत्यादि, उनको समाप्त कर देता है। लावारिस संपत्ति को सार्वजनिक कार्यों में व्यय करने के लिए, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि के लिए करता है। मतलब अच्छे अध्यादेश जारी करता है जो जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो लागू करता है।
मध्यकालीन इतिहास में तंबाकू और शराब आदि जो मादक पदार्थ हैं इन पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला बादशाह बना है। अच्छा, बादशाह का मतलब समझते हो? बादशाह, बाद माने बाद में, और शाह मतलब शासक, यानी खुदा के बाद, अल्लाह ईश्वर के बाद दूसरा कौन है सबसे बड़ा? शाह यानी शासक बड़ा है। तो बादशाह शब्द यहीं से निकल के आता है, बादशाह बना। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया इसने। मीर, बहरी, तमगा इत्यादि जो अनावश्यक करते हैं इनसे प्रजा को मुक्त कर देता है। 1608 से 11 के बीच में इसके शासनकाल में एक ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सम्राट का दूत जॉन हॉकिंस आता है। जॉन हॉकिंस, इसमें याद नहीं रहता कौन पहले कौन बाद में, किसको मौका मिला किसको नहीं। तो एक प्रेशर कुकर का नाम सुना होगा, हॉकिंस कुकर होता है ना, प्रेशर रहता है उसमें। तो ये भी समझ लो प्रेशर कुकर की तरह गर्म है, तो इनको कोई मौका नहीं मिलेगा, इनको फैक्ट्री लगाने का आदेश नहीं मिलेगा। जबकि इसके बाद में आएगा रो, कैप्टन रो, वो रोएगा थोड़ा, तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा था नहीं उसको मौका मिलेगा। तो ये आता है, ये याद रखना जरूरी है कि 1608 से 1611 के बीच में आया कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, जॉन हॉकिंस भी कहा जाता है। इसने सूरत में फैक्ट्री लगाने की मांग की जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है। यद्यपि इसको भी मनसब दिए जाते हैं, इसको पद दिया जाता है। इंग्लिश खान की उपाधि इसको दी जाती है, इंग्लिश खान, इंग्लिश खान। ये अपने साथ पैरासीटामॉल गोली लिए होता है और दे देता है इसकी पुत्री को, तो वो ठीक हो जाती है बुखार से। तभी कहते हैं बहुत विद्वान हैं ये लोग, इनको बड़ा अच्छा, ये लोग जो हैं कैप्टन हॉकिंस या जॉन हॉकिंस जो भी आ रहे हैं, ये लोग सब अरबी फारसी का अच्छा ज्ञान रखते हैं और उसका अरबी फारसी भी जानते होते, तभी इनको बढ़िया मौका मिल जाता है। फिर आता है टॉमस रो। टॉमस रो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रतिनिधि है और जेम्स प्रथम का राजदूत भी है। दोनों कार्यों से आया है। भारत में उस समय जानते हो 1498 में कौन आ जाता है? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच, डेन आ जाते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं PDEDF, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और ये डेनिश और ये फ्रांसीसी, ये लोग आते हैं। तो ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे, पुर्तगाली और डच, और ये बहुत बढ़िया लाभ कमा रहे थे। इसी को देखते हुए अंग्रेज भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं, उन्होंने भी अपने प्रयास शुरू कर देते हैं और आना शुरू कर देते हैं। तो उसमें टॉमस रो सूरत में फैक्ट्री लगाने में सफल रहता है। इसने जो जहांगीर है, इसने जो मनसबदारी प्रणाली है, मनसबदारी पर हमने चर्चा नहीं की। मनसबदारी एक पद या श्रेणी होती है जो अकबर शुरू करता है, और मनसबदारी प्रणाली के तहत ही इसने सुधार करके इसमें 2 अस्पा तथा सिंहस्पा की शुरुआत की। तो 2 अस्पा क्या होता था? यानी सवार पद, जितने घोड़े पर जा रहे, लड़ने के लिए जा रहे सैनिक हैं, उनके 2 गुने, यानी एक घोड़ा युद्ध में गया तो दूसरा घोड़ा एक अस्तबल में होना चाहिए, ताकि अगर घोड़ा चोटिल हो जाए या घायल हो जाए तो दूसरा घोड़ा तुरंत मिल सके। तो 2 अस्पा यानी सवार पद के 2 गुने घोड़े, फिर सिंह अस्पा यानी सवार पद के 3 घोड़े रखने की प्रथा शुरू की। पहले क्या था मनसबदारी में? एक सवार पद के बराबर घोड़े होते थे, सवार पद के बराबर, यानी जितने सवार गए उतने घोड़े, उनके लिए उनको पैसा मिलता था। तो इससे बहुत युद्धों में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, बढ़िया निष्पादन नहीं हो पाता था, इसलिए इसने 2 अस्पा था सिंह अस्पा की शुरुआत की है। 1615 में आप लोग जानते होंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच माना जाता है। राणा प्रताप, और राणा प्रताप की ओर से कौन लड़ रहा था? हकीम खां सूर, बार बार भूल जाते हैं, हकीम खां सूर है। और अकबर की ओर से मान सिंह लड़ रहे थे। तो इसमें माना जाता है कि राणा प्रताप की मतलब हार हो जाती है और चेतक उनको लेकर भाग जाता है, यद्यपि बच जाते हैं। फिर बाद में अपना भामा शाह की मदद से फिर से साम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनका पुत्र जो होता है इतना अपने आज़ादी के लिए इतना केयरफुल नहीं रहता है, और वो राणा अमर सिंह जो होता है, जो राणा प्रताप का पुत्र है, ये 1615 में जहांगीर से चित्तौड़गढ़ की संधि कर लेता है और एक मनसब प्राप्त कर लेता है।
कहता है कि हम मतलब इसमें शर्त रखी जाती है कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे चित्तौड़ की, तो बदले में हम आपको उच्च मनसब देंगे और आपके साम्राज्य पर कभी अटैक नहीं किया जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है। जो चित्तौड़ हमेशा स्वतंत्र रहा था वो 1615 में मुगल साम्राज्य का अंग बन जाता है। तो इसके समय में ये महत्वपूर्ण बातें रहीं। हालांकि इसने कुछ क्षेत्र भी जीते हैं, जैसे कि कामरूप है, बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं, किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर में उसको भी जीता है। उतना इम्पोर्टेंट पूछा नहीं जाता है। इसके समय में नूरजहाँ का गुट देख लिया जाए। नूरजहाँ का गुट, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो नूरजहाँ जो है ये इत्माउद्दौला यानी गियास बेग, इनका एक नाम है गियास बेग, इनको गियास बेग भी कहते हैं। ये ईरान के होते हैं, भारत में आ रहे होते हैं। उस समय इनकी पुत्री ये जो है नूरजहाँ पैदा होती है, तो ये उस समय इनके पास खाने का नहीं होता है। गियास बेग और उनकी अस्मत बानो बेगम जो दोनों हैं साथ में चलते हैं, तो इसको रेगिस्तान में ही छोड़ देते हैं। फिर एक सांप आता है, उसकी रक्षा करता है, तो सोचते हैं कितनी खुदकिस्मत ये लड़की है कि इसके सर्प जो है रक्षा कर रहा है, तो उसको फिर से लेकर चले आते हैं। उसकी शादी, ये जो नूरजहाँ है इसकी शादी 1594 में अली कुली खां बंगाल के शासक के साथ कर दिया जाता है, और वो 1599 में मर जाता है। उसके बाद इस पर जहांगीर आसक्त हो जाता है, उससे विवाह कर लेता है। फिर ये शासन में, ये बहुत ही बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी महिला है, ये शासन में अपना पूरा प्रभाव रखती है, शासन कार्य संचालित करती है। जहांगीर कहता है कि शेर भर शबाब और शेर भर कबाब, सारी सल्तनत बादशाहत नूरजहाँ के नाम। तो नूरजहाँ ही सारा काम देखती है। तो नूरजहाँ का पिता देख लेते हैं, नूरजहाँ गुट में कौन कौन शामिल है। तो इसका पिता ही है इत्माउद्दौला गियास बेग, और इसकी माता जो हैं अस्मत बेगम, और इसके भाई आसफ खां। आसफ खां ही पुत्री होती है अर्जुमंद बानो बेगम आगे, जिसकी शादी होगी शाहजहाँ से, और इसमें शाहजहाँ खुर्रम भी शामिल हैं। उस समय इनका नाम खुर्रम होता है, खुर्रम को ही शाहजहाँ कहते हैं। फिर ये गुट दो भागों में जो होता है, इसका शासनकाल देखा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 ईस्वी और 1622 से 27। 1611 से 22 तक जो शाहजहाँ खुर्रम है, यानी जहाँ बादशाह, क्या नाम है इसका, शाहजहाँ का प्रभाव इसमें शामिल रहता है। उसके बाद में ये इसको शक हो जाता है कि जो नूरजहाँ है ये अपनी पुत्री लाडली बेगम और जो शहरयार है शहजादा शहरयार, उसके साथ लाडली बेगम की शादी कर देती, जो उसकी पुत्री नूरजहाँ की, और चाहती है कि शहरयार का मतलब शहरयार बादशाह बने, जबकि खुर्रम चाहता है कि मैं बादशाह बनूं, इसलिए वो अलग हो जाता है और इसके बाद वो विद्रोह करना शुरू कर देता है। इसी दौरान 1622 में क्या होता है कि कंधार, जब ये आपस में लड़ रहे होते हैं, उसी समय कंधार ईरान के शासक शाह हैं, वो इनको कब्जा लेते हैं और कंधार इनके हाथों से निकल जाता है, मुगल बादशाह से निकल जाता है। ये इसके विजय के क्षेत्र कुछ थे। बता दिए पहले कि किश्तवाड़ 1615 में बिहार आदि जीता। नूरजहाँ के बारे में अगर थोड़ा और देखा जाए तो नूरजहाँ का पूरा नाम, बचपन का नाम जो था मेहरुनिसा था। इसे जब शादी कर लेता है जहांगीर, तो इसका नाम रखता है पहले नूर महल, कि तुम पूरे महल का प्रकाश हो। बाद में इसको कहता है तुम महल का ही प्रकाश नहीं हो, बल्कि पूरे संसार का प्रकाश हो, नूरजहाँ हो। अब इनके जो प्रेम होता है, इनके प्रेम विवाह का वर्णन डच लेखक हैं डी लायट, वो करते हैं और इस समय की घटनाओं का वर्णन करते हैं। इनकी पुस्तक थोड़ा देखना पड़ेगा। आसफ खां जो हैं, आसफ खां इनके नूरजहाँ के भाई हैं। इनकी पुत्री जो है अर्जुमंद बानो बेगम है, जिसे मुमताज़ महल भी कहते हैं, जिसकी याद में 1631 से लेकर 1649 के मध्य ताजमहल का निर्माण कराएगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ कराएगा। और ये वही लाडली बेगम है जो नूरजहाँ की पुत्री हैं। इनका विवाह शहरयार से हुआ था, इसी के चक्कर में आपस में फोट इनकी पड़ गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो नूरजहाँ है, नूरजहाँ ने भारत में एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कराया जो कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
जिसको कहते हैं इत्माउद्दौला का मकबरा। इत्माउद्दौला जो है इसके पिता थे, जिनको गियास बेग भी कहते हैं। ये मकबरा जो है ये भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है, और इसमें पित्रा शैली यानी कटाई और छटाई का काम भी इसमें बखूबी किया गया है। पत्थर बिना तोड़े उसमें जाली बना देना, विंडो बना देना, ये बहुत कठिन काम होता है, उसको किया। इसमें नग भी जड़े हुए हैं। पित्रा शैली में नग जड़ाई का काम होता था। हाँ, और इनकी माता असमत बेगम, कौन है? असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। इत्र माने सेंट जो है उसका आविष्कार किया।